अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर अब्दुल्ला है और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी, हमारे नई यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस बनाई जाती हैं आपके लिए। और कल हमारा एक प्राइवेट सेशन हुआ था, लाइव सेशन था हमारी कम्युनिटी के साथ, जिसका टॉपिक था पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट की जाए इन लॉन्गर रन स्टॉक मार्केट से, जिसको कंडक्ट किया था मोहम्मद अली भाई ने पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। और ये इस सेशन का पहला पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह से। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, हमने बात की दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हैं। दोनों की अपनी अपनी हैसियत है और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस जगह पे हम जो बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के को टेक्निकल एनालिसिस से स्लाइटली जोड़ के एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाह रहे हैं जो पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए हो। पैसिव इन्वेस्टर्स से मुराद ये होती है कि जिन्होंने मार्केट में एक दफ़ा पैसा डाल दिया और वो जो है ना फिर उसको पैसे को, अपने पैसे को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब एक पूरा जो साइकिल है ना मार्केट का, उसके अंदर वो उसको इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं और अच्छा गेन चाहते हैं। ये जो मार्केट से रोज़ाना एंट्री लेना है, रोज़ाना निकलना है, या हर वक्त चार्ट्स को देखना है, या हर वक्त मार्केट्स पे वॉल्यूम्स को और बहुत सी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की थी, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकता था, और मैं जो है ना ये मेरा भी प्रॉब्लम था। ठीक है। अच्छा, ये मेथडोलॉजी किन लोगों के लिए नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये डे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए नहीं है। डे ट्रेडर्स से मुराद हमारी ये होती है वो लोग जो एक दिन का सौदा डालते हैं, सुबह डालते हैं और शाम को वो सौदा काट के घर जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। स्विंग ट्रेडर्स जो एक छोटी ड्यूरेशन, एक करेक्शन के जब बॉटम के करीब लेते हैं और जब उन्हें लगता है इसको जो ये जो मूव चल रही है इसका एंड होने लगा है, तो वो उसमें से निकल जाते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर थोड़े लंबे अरसे का सौदा लेते हैं, उससे भी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये स्ट्रेटजी ना स्पेसिफिकली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जैसे यूएस है या ब्रिटिश है या फ्रेंच इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए नहीं है ये। और तीसरी बात ये कि ये उनके लिए नहीं है जो टॉप 10 ट्रेडर्स हैं, टॉप 10% लोग हैं। आपने अक्सर सुना होगा इस मार्केट में कोई भी नहीं कमाता, नहीं, कमाते हैं इस मार्केट में। कौन लोग कमाते हैं? जो 100% में से जो टॉप 10% लोग हैं ना, वो कमाते हैं। बाकी 90% जो है ना, उन 90% का पैसा उन 10% लोगों के पास जाता है। तो ये स्ट्रेटजी उन 10% लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही कमा रहे हैं। ठीक है। अब है किसके लिए? ये स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए। अभी हमने पहले भी बात की थी शायद कि एक तो उनका हॉरिजॉन थोड़ा लंबा है, वो पूरी साइकिल को एंजॉय करना चाहते हैं, जो आमतौर पे 2 से 3 साल तक आराम से होती है। पैसिव इन्वेस्टर हैं, वो रोज़ मार्केट में एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते, या हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद मार्केट से एग्जिट एंट्री नहीं हो रह सकते। वो मार्केट की हर डेली की कैंडल या इससे भी शॉर्ट टर्म कैंडल पे नज़र नहीं रख सकते, या वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, उनमें इतना जो है ना उनकी वो स्किल्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी उनके लिए इफेक्टिव है जो टॉप 10% हमने छोड़ दिए, तो जो बाकी 90% है जो इस मार्केट में ना लूज करते हैं, या वो 5-6 साल या 3-4 साल काम करने के बाद भी एंड में ना हाथ झाड़ के ब्रेक इवन पे निकलते हैं, और वो फिर कहते हैं यार हमने इस मार्केट से कुछ नहीं कमाया, हम इस मार्केट से हम कुछ कमा नहीं सकते। वक्ती तौर पर कमा लेते हैं, लेकिन एट द एंड जो है ना वो हाथ झाड़ के निकलते हैं। ठीक है। एक और बात यह है कि ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान और इस जैसी अंडर डेवलपिंग मार्केट्स के लिए है, ये डेवलप्ड मार्केट्स के लिए नहीं है। और ये क्यों नहीं है, ये मैंने बट वाई लिखा है, ये एंड में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। जब भी हम सर इन्वेस्टमेंट स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। ओ स्क्रीन शेयर शिट। नहीं हो हाँ जी, अली भाई आपने स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। अच्छा 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 अच्छा, चलें। कोई मसला थैंक नहीं। यू। अभी कर लेते हैं। जी, आगे।
जी। अच्छा, जब भी आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो तीन क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में कि आपने कंपनी चूज़ करनी है, कौन सा बिजनेस है जिसमें मैंने इन्वेस्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन किस प्राइस पे बाय करना है, और तीसरा क्वेश्चन कब सेल करना है। ये तीन क्वेश्चन आ सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए। आम ट्रेडिंग के लिए भी इवन यही तीन क्वेश्चन है, लेकिन उसका क्राइटेरिया सिलेक्शन का डिफरेंट होगा, उसका बाइंग प्राइस डिफरेंट होगी, उसकी सेलिंग प्राइस का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन यही तीन होंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को ना वन बाय वन देखते हैं, और एक जो आसान सा तरीका है उसके ज़रिए देखते हैं। पहला है हाउ टू आइडेंटिफाई ए गुड कंपनी फ्रॉम ए बैड कंपनी, या हाउ टू आइडेंटिफाई ए गुड बिजनेस फ्रॉम ए बैड बिजनेस। अच्छा, जो फंडामेंटल पे अगर हम जाएं ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले आपको कहेंगे कि जी इसकी जो है ना आप बुक्स देखें कंपनी की, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, उसकी जो है बैलेंस शीट देखें, उसकी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, फिर रेशोज़ देखें, फिर उनका आपस में कंपैरिजन करें, और बहुत सी चीज़ें। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये देखना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो कोई जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA अकाउंटिंग की फील्ड का बंदा तो देख सकता है, आम बंदा इन चीज़ों को इतना अच्छा एनालाइज नहीं कर सकता, उसमें सलाहियत ही नहीं है। और बीस वो जो है ना इतनी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात सादी सादी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या है, कैश फ्लो में पॉजिटिव है नेगेटिव है वगैरह वगैरह, लेकिन इससे ज़्यादा वो ट्रिकी चीज़ों को चेक करना, और ख़ास तौर पे अगर एक कंपनी अपने जो स्टेटमेंट्स है उसको जानबूझ के मैनिपुलेट कर रही है ना, ख़राब कर रही है, तो फिर भी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और यानी मैनिपुलेशन होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, ये पूरी दुनिया में होती है। ये तो ऐसा है कि अगर कोई कहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है, हम अक्सर अपने मुल्कों में कहते हैं यार कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बुक्स को पूरी दुनिया में मैनिपुलेट किया जाता है। आज ही मेरे दोस्त बता रहा था कि तोशिबा जापान पे जो है ना वो डीलिस्ट हो रही है, और वो जो है ना कंपनी बंद होने के दाने हैं, तो उसे किसी ने ख़रीदा है, और वजह यही थी कि वो बुक्स में काफ़ी अरसे से मैनिपुलेशन कर रही थी। ये जापान की आज की बात है। इंडिया में पिछले दिनों अडानी का केस चला था कि वो जो है ना अडानी एक वक्त में दुनिया के टॉप 5 अमीर तरीन लोगों में था, लेकिन फिर उस पर केस उठा के इसने अपनी बुक्स को मैनिपुलेट किया हुआ है। इसी तरह अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, बुक्स मैनिपुलेशन हर जगह होती है। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी कौन सी है और बुरी कंपनी कौन सी है? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। चार्ट्स पे आ जाएं। आप कहेंगे चार्ट्स पे ले आया फिर, लेकिन ये वो चार्ट्स का तरीका है जो हर एक को समझ आएगा, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। मैं जिस आप जब उठेंगे तो आप कहेंगे कि यार इसमें कौन सी ऐसी बात थी, ये तो आम सी बात है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, पहली बात यह कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो हमेशा वो कंपनी चूज़ करें जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है। अब हम स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करेंगे, बीच में एग्जाम्पल भी पाकिस्तान स्पेसिफिक ही लेंगे। कम से कम 25-30-40 साल से जो है ना वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है और बिज़नेस कर रही है। रीज़न बिल्कुल ऑब्वियस है कि पायदार है, उसकी मैनेजमेंट को पता है पाकिस्तान में बिज़नेस कैसे किया जाता है, उसको यहाँ के इन्वायरमेंट में डील करने आता है। उसने हाई इंटरेस्ट रेट का साइकिल भी देखा है, उसमें लो इंटरेस्ट रेट का साइकिल भी देखा है, उसने मार्शल भी देखा है, उसने डेमोक्रेसी भी देखी है, उसने हर दौर देखा होगा। तो वो उसे पता है कि मैंने अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करना है। तो पहली बात यह हो गई कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो पुरानी है, जो बड़े अरसे से इस मुल्क में काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप चार्ट्स ओपन करें, लेकिन चार्ट्स वो ओपन करने हैं जिसमें बोनस और राइट्स एडजस्टेड हों। ये एडजस्टेड से मुराद ये होती है, मैं अगर बिल्कुल हम में से हो सकता है कोई एक आधा कुछ लोग हों जिन्हें बिल्कुल पता ना हो। बाज़ औक़ात जो होते हैं, जैसे एक कंपनी ने बोनस दिया, एक कंपनी की प्राइस थी ना 100 रुपये। अब जब वो बोनस देती है ना 20%, तो मैं विदाउट गोइंग इनटू कैलकुलेशन किए बगैर वैसे एक सरसरी सा कह रहा हूँ कि जिस दिन बोनस के बाद वो एक्स होता है, तो अगले दिन उसकी प्राइस 80 रुपये ओपन होती है। ठीक है। अब ये जो 80 बीच में 20 रुपये का गैप आया ना, ये 20% का गैप आया। अब होता ये है कि जब बोनस एडजस्ट नहीं होगा ना, तो वो प्राइस जो है ना वो 100 ही दिखाता रहेगा। लेकिन जो वेबसाइट्स,
बोनस को एडजस्ट करती हैं ना, वो उस प्राइस को 20 रुपए कम कर देंगी और वो उस प्राइस को उठा के ना 80 रुपए कर देंगी। अब अगर वो पहले उस तारीख को आपको 100 रुपए का नज़र आ रहा था ना बोनस एडजस्टमेंट से पहले, जब बोनस कुछ ऐसे बाद आप उस चार्ट को देखेंगे वो आपको 80 रुपए का नज़र आएगा। वहाँ पे उसकी प्राइस 80 होगी, वो ऑटोमेटिकली उसी परसेंटेज से ना पूरा हिस्टोरिकल डाटा को ही एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बोनस एडजस्टेड प्राइस देखनी है। और ये investing.com और tradingview.com पे बोनस और राइट्स एडजस्टेड प्राइस ही होती हैं, इसलिए में परेशानी की बात नहीं है। ये सिर्फ हमारा जो PSX की वेबसाइट है ना, ये वाहिद एक फंगार है जिस पे जो है ना वो ये बोनस और डिविडेंड्स को, बोनस और राइट्स को एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, बाकी हर जगह पे जो आप इंटरनेशनल साइट देखेंगे अच्छी, वहाँ पे बोनस और राइट्स एडजस्टेड होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, उसका ना मंथली चार्ट ओपन कर लें उस कंपनी का। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लकी ओपन किया ना, लकी, और उसके बाद इसका मंथली चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब अगर 20 साल में इस कंपनी का प्राइस ग्राफ अप है ना, तो यकीन माने ये अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी मिलेगी, इसकी मैनेजमेंट भी अच्छी मिलेगी, इसका प्रोडक्ट भी अच्छी मिलेगा, इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ इसका अच्छा होगा। अगर इसका चार्ट अप है, मतलब अप से मेरी मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये ना मंथली चार्ट खोल लिया और इसको मैंने जो है ना 2000 से ऑनवर्ड ले लिया। अब देखें 2000 में इसकी प्राइस क्या थी, 20 रुपए। अब इतने बुरे हालात हुए, अच्छे हालात हुए, आज क्या प्राइस है इस कंपनी की, 800 रुपये। ये लकीर किस तरफ जा रही है, जो मैंने ड्रॉ की है, ऊपर जा रही है ना। तो जिस कंपनी पे आप 20 साल का मंथली चार्ट खोल लें, उसकी लकीर ऊपर है ना चार्ट की, वो अच्छा, वो कंपनी अच्छी है। देखें आप कंपनी में क्या देखते हैं, फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, आप कहेंगे जी कि सबसे पहले कंपनी का अपना बिजनेस कैसा है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि जी इसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, इसकी जो है ना बैलेंस शीट कैसी है, वगैरह वगैरह। तीसरा आप कहेंगे अच्छा क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा, इस बिज़नेस की मैनेज, इसको कंपनी की जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, ईमानदार है, बेईमान है, 2 नंबर है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप यकीन करें जिस कंपनी का चार लाइन ऊपर होगी ना, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, उसका बिजनेस भी अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी होगी, उसका जो है ना मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। मैं आपको अच्छी कंपनीज की 2-3-4 एग्जांपल देता हूँ, फिर ऐसी कंपनीज के एग्जांपल देता हूँ जिनकी मैनेजमेंट तो अच्छी थी लेकिन बिजनेस आउटडेट हो गया, और फिर मैं वो एग्जांपल भी देता हूँ जिनकी ना मैनेजमेंट अच्छी है ना बिजनेस अच्छा है। आप अक्सर पूछते होंगे, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छी एक हो गई, दूसरी देखते हैं। बल्कि इसमें तो बेहिसाब कंपनियाँ, मेरी दिल से लगी हुई कंपनी मिल्लत ट्रैक्टर्स और हाई नोन आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका चार्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 2008 का क्रैश आया, 2016 का क्रैश आया, 2016 से लेके 23 तक हमारी मार्केट जो है ना वो सख्ते की हालत में, जनाजे की हालत में और बुरी हालत थी। उसके बावजूद चार्ट ऊपर है, प्राइस ऊपर ही ऊपर गई है। प्राइस कभी भी इसकी जो है ना वो 2008 के लेवल पे नहीं आई है। ठीक है, आगे चलें। ये देखें 2000 में क्या प्राइस थी, 6 रुपए का शेयर। 2004 है बल्कि ये, अगर 2000 में जाएंगे तो वो तो 2 रुपए का शेयर होगा टोटल। देखें कहाँ पे आज प्राइस, लाइन किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। 2000 में लाइन नीचे थी, 2023 में लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब है ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसके अंदर अच्छी कंपनी सी सारी की सारी ट्रेड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ख़राब कंपनी। ये देखें जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। 20 साल में भी इस कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी में कोई ऐसी चीज़ नहीं लाई कि जो है ना इसकी जो है ना वो प्राइस जो है ना ऊपर ले जा सकती। जो जहाँ पे 20 साल पहले खड़ी थी आज भी वहीं पे खड़ी है।
ऊपर गई है जहाँ मर्जी जाए, लेकिन वापस वहीं पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि कंपनी के एसेट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, कंपनी के बिजनेस में कोई बेहतरी नहीं आई, कंपनी की मैनेजमेंट के एटीट्यूड में कोई बेहतरी नहीं आई, सब कुछ इसके अंदर बंद है। ठीक है। अच्छा, एक और आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसका तो चार्ट ही उल्टा है, इसको रिवर्स गियर लगा हुआ है। आप देखें, ओहो, क्या क्या करते हो, लो ये देखें। इसका मतलब क्या है? एक मंथली चार्ट आपको ये बता रहा है इस कंपनी का बिजनेस भी ख़राब है, इसकी प्रोडक्ट भी ख़राब है, इसकी बुक्स भी ख़राब है, और इस कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैं पहला जो बात कर रहा था कि आप इस तरीके से कोई भी कंपनी ओपन कर लें, उसको मंथली के चार्ट पे ओपन कर लें, और ये देख लें कि सन 2000 में या जब से भी वो कंपनी शुरू हुई है उसका प्राइस चार्ट ऊपर है या नीचे है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, 1 मिनट में चलते हैं। अच्छा, मैंने कुछ और एग्जांपल भी लिखी हुई थी, अगर वो हाँ जी देखें, अब ये थोड़ी सी OGDC PPL की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कंपनीज अच्छी थी, इनका बिजनेस अच्छा था, लेकिन इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। इनकी मैनेजमेंट किसके पास थी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। तो देखें, चार्ट्स उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी ने जो है ना कुछ नहीं किया। सन 2000 में जो है ना ये 54 रुपए की थी, आज मुश्किल से मर मरा के 117 रुपए की है। कुछ नहीं किया इसने 20 सालों में, कोई इसने अपने शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। चाहे इसकी बुक्स कहती रहें कि हमने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया पर शेयर, चाहे 50 रुपए कमाया है, लेकिन चार्ट इसका लॉन्ग टर्म बता रहा है कि नहीं, सारी बुकिश वैल्यू है, कोई इसमें पेपर मनी है, कुछ नहीं इसने कमाया। अली भाई एक बात और भी है जी इन कंपनीज में, ये वापस तो अपनी भी 2-2 रुपए या 50-50 रुपए की वैल्यू पे आ गई, लेकिन आज से 20 साल पहले 50 रुपए की क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू है, जी वो जी एक अलग डिवैल्यूएशन है। जी जी, वो सब सही है, वो तो एक अलग टॉपिक है ना, दिया ही कुछ नहीं ना। वो जी तो बिल्कुल। ठीक है, चलें जी। अच्छा आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जब हमने बात कर ली, हमारा पहला चीज़ ख़त्म हो गई, तो मेरा ख्याल है आज के बाद ज़िंदगी में आपको किसी भी बंदे से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये कंपनी है कैसी, इसके बिजनेस ओनर्स कैसे हैं, ये कंपनी काम कैसा करती है, वगैरह वगैरह। आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो शायद बहुत ज़्यादा है, आप 10 सेकंड के अंदर बता दे, देख के चेक कर सकते हैं कंपनी कैसी है। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, टर्न अराउंड स्टोरीज हर जगह होती हैं, लेकिन हमने एक्सेप्शंस पे नहीं जाना। हम इधर जो है ना हीरो बनने नहीं आए, हम इधर पैसा कमाने, और वो भी आसान तरीके से पैसा कमाने आए हैं। हमने इधर तो तमगे जो है ना वो लोगों से सीने पे नहीं सजाने हमने। ये इस मार्केट का, बल्कि मैं बड़ा मज़े की एक बात मेरे जहन में आती है, ये मुझे इस वजह से बिज़नेस बहुत पसंद है, या ये काम बहुत पसंद है, कि दुनिया का हर बिज़नेस, हर खेल, हर चीज़ जो है ना उसमें आपको रिवार्ड दूसरे से चाहिए होता है। आपको सामने ना कोई पार्टी चाहिए होती है जो आपको रिवार्ड दे। आप हॉकी खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप स्क्वॉश खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, सामने वाला आपको रिवार्ड देगा तो आपको कुछ मिलेगा, वरना आपकी स्किल्स जितनी मर्जी अच्छी हो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मार्केट है ना, या ये जो काम है, या ये जो बिजनेस है, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अगर आप यूनिक हैं तो आप कमाएंगे, अगर आप सबसे डिफरेंट ट्रैक पे चल रहे हैं तो आप कमाएंगे। और आपको किसी से जो है ना वो लाइक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से ना ये वाह वाह लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको खुद ही रिवार्ड देगी। पैसे से बड़ा इस दुनिया में क्या रिवार्ड होता है अगर हकीकत में देखा जाए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और फिर दुनिया एक्सेप्ट करेगी, हाँ यू आर राइट्स, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में देख लूँ आगे।
अच्छा ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने ये 3 अदर थिंग्स टू नोट लिखी हुई है। ये आपने ना मुझसे, जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे या आखिर में डिस्कस करेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा नहीं, ये 7 भी हो सकता है। अच्छा अगर आपने थोड़ा सा अपने काम में और बेहतरी लानी है ना, तो आप ये 3 काम और करें। एक आपने ये चार्ट देख लिया लॉन्ग टर्म, हालांकि ये बहुत है, बहुत तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा ना, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं ना, उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, 2-3 सफ़ों की, एक सफ़े की ना, हर कंपनी की ना एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। होपफुली सबने देखी होगी, वो लाजमी पढ़ें। अगर आप वो डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ लेंगे ना, आपको कंपनी के सारे प्लान्स का पता लग जाएगा कि पिछले साल इन्होंने क्या कहा था, इस साल इनका क्या प्लान है, पिछले साल जो कहा था उसमें से कितना अचीव कर लिया, और अगले साल जो ये करना चाहते हैं वो क्या है। पता सबको है, लेकिन मैं वैसे ही एक जो है ना आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें कोई वो ऐसे बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन चलें फिर भी, ताकि जो है ना रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट सिंपल डाउनलोड करें। अच्छा ये इतनी देर में डाउनलोड होगी, हम अगले पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा दूसरा जो एक एक दफ़ा ग्रुप में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि कंपनी को आइडेंटिफाई कहाँ कैसे करें, तो मैंने उसको मुख्तसर कहा कि चार्ट अप होना चाहिए। दूसरा हिस्टोरिकल पे आउट देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं किसी कंपनी को पैसे दे रहा हूँ तो मैं इसलिए दे रहा हूँ वो मुझे कमा के कुछ दे, ठीक है ना, कुछ या ज़्यादा कमा के दे मुझे। ऐसा ना हो कि वो हर दूसरे तीसरे साल राइट्स इशू करके मुझसे और पैसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और तो मैं कहता हूँ कि जब मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है ना, तो वो मुझे कुछ कमा के दे। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया है। वैसे तो ये चार्ट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये मिल्लत का शेयर मैं दोबारा ओपन करता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए। ये देखें, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि मिल्लत का शेयर जो है ना सन 2002 में 2 रुपए का था। ये उस टाइम भी 100, 200, 300 रुपए का शेयर होगा। लेकिन जिसने ये, क्योंकि वही जो मैं बात आपको बता रहा था, बोनस एडजस्टेड चार्ट्स है ना, वो बोनस इतने दिए इस कंपनी ने कि अगर किसी ने ये 100 रुपए का शेयर खरीदा था ना, तो आज उसके लिए उसकी वैल्यू 4 रुपए हो गई है। इतने शेयर दिए, मिसाल के तौर पे अगर उसने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था ना, तो आज उसके पास 96 शेयर्स पड़े। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ना जाइएगा, हो सकता है वो कुछ और बनती हो, लेकिन मैं मत कहने का मतलब है आज उसके पास उस 100 एक शेयर के बदले ना 96 शेयर पड़े हुए हैं, यानी कि उसको वो एक शेयर जो है ना वो 4 रुपए का पड़ रहा है। तो ये जो बोनस की वैल्यूएशन है वो तो चार्ट में ऑटोमेटिकली आ जाती है। पहले मैं ये करता था कि मैं इनको ना सम अप करता था, और मैंने 1-2 दफ़ा ये चेक किया कि यार ये जो वैल्यूएशन इन्होंने दी हुई है ये ठीक है या नहीं सही। ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस पे जो है ना डिविडेंड नहीं आते थे, तो मैं फिर डिविडेंड भी सम करके देखता था और चेक करता था यार ये क्या चक्कर है, ये सही है या नहीं। तो अब तो मामला आसान हो गई है। अब तो सरमाया.com पे जाएं, सरमाया.pk पे। स्लो हुआ है नेट बहुत ज़्यादा। अब अगर मैं इस पे जंप मारूंगा तो ये फिर मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। चलें वेट कर लेते हैं 2 मिनट। ये तो बहुत ही स्लो हो गया सरमाया.pk। अच्छा फिर हम वापस अपनी रिपोर्ट पे आ जाएं। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मेन ये ओपन हो गया, चलें इसमें ना स्टॉक्स पे जाएं, और यहाँ पे ना ये ROI कैलकुलेटर है सरमाया.pk पे। स्टॉक्स पे ROI कैलकुलेटर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। इसमें इन्होंने डिफ़ॉल्ट पे नेशनल फूड किया हुआ है। ये मैं मिलेट ट्रैक्टर कर देता हूँ। ये मिलेट और हाई नून तो मेरे दिल से ऐसे करीब है ना,
मैं किसी दोस्त को कह रहा था, मुझे कोई कहता है ना इसे भेज दो, तो मैं कहता हूँ यार मेरा खून थोड़ा सा ले लो। मेरा दिल नहीं करता इस शेयर को भेजने को। अच्छा जी, सन ये हम ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट 2002 किया है, और यहाँ पे ये चेक हिस्ट्री में प्राइस भी बता रहे हैं। तो 2002 में जी ये देखें, ये शेयर एक्चुअली जो है ना, इसकी रेंज थी 46 से 129। हम बहुत सेव करते हैं, हम कहते हैं जी हमने बीच में लिया था 100 रुपए का, ठीक है, और 1000 शेयर लिए थे। तो जी मिलेट ट्रैक्टर ने सन 2000 में अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 14 मिलियन रुपीस थी, 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी। इसमें जो आपको कैश डिविडेंड मिला था वो 57 लाख रुपीस का मिला है इन 21 सालों में। जस्ट 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अगर कोई बंदा मिलेट ट्रैक्टर लेके बैठ गया, और उसने सिर्फ एक काम किया, मैं कहता हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक काम किया कि उसने कुछ नहीं किया, वो मार्केट की ऊपर नीचे की मूवमेंट से मुतासिर नहीं हुआ। ये जहन में रहे, ये आज के मुताबिक है। इसमें जो है ना सन 2008 का क्रैश भी शामिल है, इसमें 2017 का जो डाउनफॉल है वो भी शामिल है। उसके बावजूद जो उसने अर्न किया वो कितना था, 14 मिलियन रुपीस। तो ये दूसरा चीज़ है जो मैं कहता हूँ, देखें कि कंपनी ने जो है ना वो आपको पे आउट क्या दिया, आपको दिया क्या है। अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करके बैठा था, अगर मैंने किसी कंपनी पे ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ये ट्रस्ट है ना उसके ऑनर्स पे, कि भाई ये मेरा पैसा है, ये आप अपनी बिजनेस में इस्तेमाल करें और मुझे इस पर रिटर्न दें। और ये जो रिटर्न बनता है, ये यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी, CAGR जो है ना 28% बनता है, जो बहुत हाई है। यानी कि हर साल जो पैसा था, पहले साल 1 लाख था तो 1 लाख, दूसरे साल 1,28,000 हो गया, तीसरे साल 1,28,000 का 28% हो गया। और ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये मैंने दूसरी चीज़ बता दी कि पहले आपने सिंपल सी मंथली चार्ट पे लाइन लगा के देख ली कि ये जो कंपनी का जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। दूसरी आपने ये चीज़ देख ली कि कंपनी ने पिछले 20 साल में अपने शेयर होल्डर्स को दिया क्या है। ये मैं लंबा पीरियड इसलिए ले रहा हूँ ताकि पता लगे ना। देखें, अगर मैं इसको 17 से ले लूँगा फॉर एग्जांपल, मैं इसे अगर 17 से ले लूँगा, वो तो सारा डाउनफॉल का पीरियड था, इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था, उसमें तो अच्छी अच्छी कंपनीज ने हो सकता है कुछ ना दिया हो, उनका चार्ट भी नीचे हो। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कंपनी जो है ना लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई कि आपने देख लिया कि पे आउट कैसा है इस कंपनी का। अच्छा, तीसरा, अब हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है जिसमें मैं आपको कह रहा था कि सिंपल जाएं तो इसके जो ये पहले 8-10 सफ़ों के बाद ना एक पेज आ जाता है। सर्च कर लेते हैं। बहुत नीचे चली गई है। ये दो चीज़ें, चेयरमैन्स रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक पेज है, खैर है, पढ़ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ होती है वो ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। तो ये देखें, ये अगर आप इसको सिर्फ पढ़ लेना, ये कितनी सी है, ये बस ये तस्वीरों के साथ जो है ना, नहीं ये तो खत्म हो गई है शायद पहले। हाँ, ये तस्वीरों के साथ जो है ना, ये 3-4 सफ़ों की रिपोर्ट है। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ लेना, आपको कंपनी के सारे प्लान्स पता लग जाएंगे कि वो जो है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, ये इससे पहले यहीं पे ख़त्म हो गई है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे तो उन्होंने जो है ना अपने वो बताना शुरू कर दिए। तो अगर आप ये 4-5 सफ़े पढ़ लेना, तो आपको पूरा कंपनी का प्लान पता लग जाएगा कि माजी में इसका क्या, पिछले साल इसके क्या इरादे थे, इसने क्या कर लिया उनमें से,
इस साल ये क्या करना चाहती है और कैसे करेगी, सारा कुछ पता लग जाएगा। ये 3-4 सफ़े पढ़ने वाले होते हैं, ठीक होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल पे आउट को हमने देख लिया। अच्छा, लोन ऑफ द कंपनी, ये जो है ना, ये लोन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट होता है ना पूरी स्टॉक मार्केट के लिए, इसी तरह ये लोन जो है ना, ये पूरे कंट्री के लिए या कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बाद में थोड़ा सा देखते हैं। हमने इसको डिस्कस कर लिया, हाउ को भी, ये वाला हाउ रह गया। अगर इस पर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया जी, अच्छे बिजनेस और बुरे बिजनेस देख लिए। अच्छा, अब सेकंड पार्ट आ जाता है, एट व्हाट प्राइस टू बाय, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना, इसको एक हर इन्वेस्टर के दिमाग में ना महफूज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर के जहन में ये पिक्चर बिल्कुल महफूज होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ फ्रेम करके इसको जो है ना वो दीवार पे लगा लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट और ये पेंडुलम बिल्कुल एक ही तरह से काम करते हैं। स्टॉक मार्केट और पेंडुलम बिल्कुल एक ही तरह से काम करते हैं। पहले ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे किसी ने कमेंट्री की थी, उसकी एक कोट है, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। द मार्केट इज़ ए पेंडुलम, बल्कि ये वो उसे नहीं लिखी थी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है, ये ग्राहम, क्या नाम था इनका, जो भी नाम था, ये वारन बफेट के उस्ताद थे और वारन बफेट इनसे इम्प्रेस हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफिकल माइंडसेट है वो इसी ने बनाया है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा सुनील मिंगलानी ने बनाया। अच्छा, तो वो कहता है द मार्केट इज़ ए पेंडुलम, मार्केट जो है वो एक पेंडुलम की तरह है, दैट फॉर एवर स्विंग्स, जो हमेशा स्विंग करता है, बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत जोश और जज्बा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो रह ही नहीं सकता, जो विच मेक्स द स्टॉक्स टू एक्सपेंसिव। और उस ऑप्टिमिज्म की वजह से स्टॉक्स जो है ना वो बहुत महंगे हो जाते हैं। मार्केट इज ए पेंडुलम दैट स्विंग्स बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म एंड अनजस्टिफाइबल पैसिमिज्म। और एक तरफ ऑप्टिमिज्म है और दूसरा पैसिमिज्म, दूसरी तरफ फेयर है। इतना डर जाते हैं लोग, इतना परेशान हो जाते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स जो है ना वो बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो उसने ये पूरा स्टॉक मार्केट को डिफाइन कर दिया कि मार्केट जो है ना वो पेंडुलम की तरह है। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है ना इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान मूव करती है। अब क्या है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज़ अ रियलिस्ट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है ना वो ना ऑप्टिमिस्ट है ना पैसिमिस्ट है, वो रियलिस्ट है, वो हकीकत पसंद है। वो क्या करता है, हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट, जो बेच देता है जो बहुत ज़्यादा गर्म जोश हो गया, और ख़रीदता है एंड बायस फ्रॉम पैसिमिस्ट, और किससे ख़रीदता है, उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा खौफजदा है। यानी कि रियलिस्ट जो है या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है ना वो हकीकत पसंद है, वो जो है ऐसे शख्स से जो डरा हुआ है उससे ख़रीदता है, और ऐसे शख्स को जो बहुत ज़्यादा पुरजोश है, जो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, उसको बेच देता है, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, कि अगर वो एक साइड पे गया है ना तो दूसरी साइड पे लाजमी आएगा। ये हो नहीं सकता कि पेंडुलम दूसरी साइड पे ना आए, जो मैं ग्रुप में भी बार बार बात करता था कि पेंडुलम हो ही नहीं सकता कि दूसरी साइड पे ना आए। अगर ये इस साइड पे गया है तो दूसरी साइड पे लाजमी आना है। अगर ये ओवर वैल्यूएशन हुई है तो अंडर वैल्यूएशन लाजमी होनी है। अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो ओवर वैल्यूएशन लाजमी होनी है। और ये पूरी दुनिया में होता है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया के स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्रोइंग अंडर ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी दुनिया की सेम है, ठीक है। तो और ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात भी जहन में रहे, कभी हुआ है कि पेंडुलम बीच में से वापस आ गया? कभी नहीं हुआ। पेंडुलम अपना चक्कर पूरा करता है। तो ये हो नहीं सकता कि ये जो है ना अंडर वैल्यू हो और उसके बाद जो है ना ये फेयर वैल्यू तक जाके वापस आ जाए। ये लाजमी ओवर वैल्यूएशन पे जाएगा और वहाँ से वापस आएगा।
ये बीच में से अपना सफ़र ख़त्म नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि ओवर वैल्यूएशन हो गई है उसके बाद फेयर वैल्यू पे जाए और यहीं से वापस आ जाए ओवर वैल्यूएशन पे, नहीं, ये फिर अंडर वैल्यूएशन पे जाएगा। ये मार्केट इस प्रिंसिपल के ऊपर बिल्ट हुई हुई है, ये दरमियान में अपना सफ़र कभी ख़त्म नहीं करती है, ये अपना चक्कर पेंडुलम की तरह पूरा करेगी। हाँ, जिस दिन पेंडुलम ने अपना चक्कर छोड़ दिया ना, वो बीच में से वापस आ गया, उस दिन ये मार्केट भी वापस आ जाएगी बीच में से, जो कि नहीं होगा, तो इसलिए मार्केट भी नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाता है सब जो हमारे यहाँ सबसे अहम क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस, कब बाय करना है प्राइस को, ऑप्टिमिज्म कब होगी, सॉरी पैसिमिज्म कब होगी। वैसे तो वो मार्केट 1000 पॉइंट मंदी करती है, 2000 पॉइंट मंदी करती है तो बातें शुरू हो जाती हैं, वॉरेन बफेट की वो कोट आना शुरू हो जाती है कि जो है ना बाय जब करो जब जो है ना सड़कों पे ब्लड हो, वो अगले दिन उससे ज़्यादा ब्लड हो जाता है, वो उस फिर और कोट आती है किसी की, वो तीसरे दिन उससे ज़्यादा ब्लड हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये होगा कब, हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइम जो है ना मार्केट जो है ना बिल्कुल अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म का शिकार हो गई है। तो इसके भी में एक कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और कुछ जो है ना वो डाटा के एस्पेक्ट्स हैं। जो मैंने कहा था कि विदाउट इफ़ एंड बट्स, अभी तक मेरा ख्याल है हम इफ़ एंड बट्स के बगैर चल रहे हैं, मैंने कोई इफ़ नहीं लगाया कि अगर ये होगा तो वो होगा, अगर यूं होगा तो यूं होगा। हम आगे भी इंशाल्लाह कोई इफ़ एंड बट्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उसके बगैर प्योर बात करेंगे, न्यूमेरिकल बात, जैसे 2+2 4 होता है, इस तरह की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एट व्हाट प्राइस। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात लिखी है मैंने, प्राइस मैटर्स, ये भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ये बात लिखी हुई मुझे याद है, वहाँ से मैंने पढ़ी थी जब बुक पढ़ी थी। तो वो कहता है कि कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, असल बात यह है कि आप उसको किस प्राइस पे ख़रीद या बेच रहे हैं, ये मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लकी, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 2 साल बाद की बात नहीं कर रहा, आज लकी 20,000 का मिल रहा हो तो ये बुरा है, ये बुरी कंपनी है, बुरा स्टॉक है, ठीक है। लेकिन आज टैली अगर 1 रुपए का मिल रहा हो तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। आप समझे ना बात को, कि प्राइस मैटर करती है, कंपनी मैटर नहीं करती। हर कंपनी किसी ना किसी प्राइस पे जाके जस्टिफाई हो जाती है। वो मेरे एक जानने वाले थे, वो काम ही जो है ना परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ और WTL में करते थे। वो कहते थे परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ जब भी 90 पैसे से कम होना उसको लेना शुरू कर दो और 2 रुपए के पास जाना उसे बेच दो, बस ख़त्म। तो उनका सफ़र ही यही था। वो कहते थे कि WTL को जब भी 1 रुपया 10 पैसे से कम होना ले लो और लेते चले जाओ 60 70 80 पैसे पे, और जब भी 2 रुपए पे 2.5 रुपए पे 3 रुपए पे 3.5 रुपए पे आए ना बेच दो, ख़त्म बात। तो बात जो है ना वो प्राइस मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता, नहीं मतलब प्राइस कंपनी के साथ मैटर करती है कि आपने वो कंपनी किस प्राइस पे ली है, ये अहमियत रखती है। ठीक है, किसी, ये मेरा ख्याल है एक्सप्लेन हो गया, एनी बिजनेस कैन बी बैड एज एग्जेजरेटेड प्राइस हो, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्राइस, बहुत पहले हमने देख लिया कि कंपनी हमने कैसे चूज़ करनी है, अभी हमने देख लिया कि प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हो गया। अच्छा, इसके बाद ना ये एक US के बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जिसने 2 दफ़ा US इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप दुनिया में जीती है, ये शायद वाहिद बंदा है जिसने 2 दफ़ा जीती है। इसका एक कोट है, वंस ए secular leader puts into a major top, there is 50% chances that it will decline by 80% and 80% chances that it will decline by 50%। वो कहता है कि जब भी एक सेकुलर मार्केट लीडर, यानी कि जिस पे कोई शक ना हो, ऐसा मार्केट का लीडर, मार्केट का टॉप का स्टॉक, जब भी वो अपना टॉप बनाएगा ना तो 50% चांस ये है कि वो वहाँ से टॉप से 80% नीचे गिरेगा, और 80% चांस ये है कि वो टॉप से 50% गिरेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे मार्केट में, हमारे पाकिस्तान में बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं, यहाँ पे हर 4 5 6 साल बाद मार्केट फट जाती है, इसलिए यहाँ पे 80% चांस है कि वो 80% गिरेगा। अब हम बिल्कुल जो है ना वो अपने उस जगह पे आ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जो है ना स्टॉक हमें ले लेना चाहिए।
मार्केट में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, सबको पता है, सिक्लिकल होते हैं, डिफेंसिव होते हैं। और एक कैटेगरी, एक ए लेवल के, एक बहुत ही साफ़ सुथरे बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं, हम उन्हें तो साइड पे रख देते हैं, वो ना सिक्लिकल होते हैं ना डिफेंसिव होते हैं, वो उनकी कैटेगरी अलग है, वो उनका क्लास ही अलग है। वो हम जैसे नेस्ले हो गया, रफान मेज़ हो गया, यूनिलीवर हो गया, इन्हें हम साइड पर कर देते हैं। सिक्लिकल से मुराद क्या होती है, जैसे ऑटो का बिजनेस है, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिक्लिकल है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, जब इकोनॉमी ख़राब होगी ये सबसे पहले ख़राब होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें पैसा भी इसमें सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, डिफेंसिव होते हैं जैसे फौजी फर्टिलाइज़र है, ईफर्ट है, कि जो बस एक ख़ास बिजनेस है, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो बुरी हो इनका बिजनेस चलना ही चलना है। इन्होंने जो है ना अपने जो है ना वो प्रॉफिट्स जो है ना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर ही देने हैं, इनका फिक्स प्रॉफिट है, इन्हें ना एक्सपेंशन की परवाह है ना इन्हें किसी और चीज़ की परवाह है, ये अपनी धुन में चलते हैं। ठीक हो गया, तो सिक्लिकल हो गया और डिफेंसिव हो गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने पहले कहा था ना, वो इंटरेस्ट रेट होता है। सॉरी, इंटरेस्ट रेट नहीं, कंपनी पे लोन कितना है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि मैं जो है ना बहुत कम पॉइंट्स पे ले आता हूँ चीज़ों को, तो उसमें से जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी है कंपनी पे लोन कितना है। और वो उसका भी मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, इतना आसान तरीका कि आपको कोई बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कंपनी पे लोन कितना है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं ना, वो अपने टॉप से ना 85 to 95% गिरते हैं। जब उनका एक दफ़ा बुल रन ख़त्म हो जाता है ना, वो अपने टॉप से 85 से 95% तक गिरते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट से ऊपर, आपने अगर पहले ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की होगी तो आप शायद हैरान हो जाएं, आप कहें कि अच्छा ये चीज़ तो हमने पहले कभी सोची नहीं थी, और आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने इधर एच कार की एक एग्जांपल ली थी कि ये परफेक्ट एग्जांपल थी, ये अभी तक लगी हुई है। ये देखें एच कार कितना गिरा है अपने टॉप से, इसने टॉप लगाया था 927 रुपये का। यहाँ पे ये अच्छा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ जिसको थोड़ा आइडिया कम है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग में ये जो टूल है ना, यहाँ पे ये प्राइस रेंज आपको दे देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप पे रखा है इसका। अच्छा, और इसको यहाँ से इस तरह बॉटम पे ले आए, ये तो हम पहले भी लगा सकते हैं ना, अभी ये तो हमें पता है। हम अगर ये ना भी बना होता तो हम लगा सकते थे कि ये टॉप की मदद से कि ये कहाँ तक गिरेगी। तो ये जो है ना, ये देखें बिल्कुल ये 90% गिरी है। ठीक है, अब ब्लड, जो मेरा कहने का मतलब है, ब्लड तो यहाँ पे भी था तो कोई यहाँ पे बाय कर लेता, ब्लड तो यहाँ पे भी था कोई यहाँ पे बाय कर लेता, ब्लड तो यहाँ पे भी था कोई यहाँ पे बाय कर लेता। नहीं, हमने बाय इसको उस टाइम करना है जब ये जो है ना 85% से ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है, जब ये 85% से ज़्यादा गिर जाएगी उस टाइम हमने एंटीने खड़े कर देने हैं, हमने अपने पैसे जमा करने शुरू कर देने हैं कि जी ये आगे हमारा शिकार, अब हमने इसको बाय करना है। उससे पहले नहीं करना, 50% ग्रो डाउनफॉल पे नहीं करना। और मैं बात याद रहे, मैं पैसिव इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं अली भाई ये तो अभी हुआ है, ये तो आप अभी कह रहे हैं। नहीं, ये अभी नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है। ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ है, ये सन 2008 का क्रैश था, ये इसका टॉप था, और ये देखें इसने बॉटम 88% का लगाया, उतना ही लगाया, यहाँ पे भी 88। तो आपने सिर्फ ये करना है कि अब ना, कि आपने देखना है कि जो इससे पिछला क्रैश था ना, उसमें मार्केट ये कंपनी कितना गिरी थी। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि पिछले दो क्रैशेस जो मैंने काम किया हुआ था, वो मैंने दो क्रैशेस के ऊपर किया हुआ था। मैं 2002 जिन कंपनी का डाटा अवेलेबल था, ये 2000 का जो क्रैश था उसको लेता था, और 2008 के क्रैश को लेता था, और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करता था कि यह कंपनी अभी कितना गिरेगी। और मैं आपको ये शीट दिखाऊंगा बाद में, और इसको मैंने बड़ी एहतियात से रखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास से गुम हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको रखा हुआ है कि ताकि मेरे पास सबूत हो कि ये शीट जो है ना 2019 में बनी थी, ये शीट आज नहीं बनी है ये। और हकीकत ये है कि ये शीट भी लेट है, मैंने जो असल शीट बनाई थी वो इससे भी पहले बनाई थी, वो मेरे से आगे पीछे हो गई है, लेकिन मैंने इस शीट को चेंज नहीं करता ताकि इसकी जो ये डेट है ना ये चेंज ना हो। आ जाते हैं वापस। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल हो गई।
मैंने यहाँ पे कुछ इसके साथ परफेक्ट एग्जांपल्स लिखा है। दूसरी देख लेते हैं पियोनियर सीमेंट की, ये ऑटो सेक्टर हो गया, पियोनियर देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कितना गिरा है 88% अपने टॉप से। टॉप, एक मिनट होल्ड करें जी, होल्ड करें ज़रा। अच्छा जी, ये आ गए हम इधर। ये देखें पियोनियर सीमेंट कितना गिरा है 88%। यहाँ पे कितना गिरा था, यहाँ पे मैक्सिमम 95% गिरा था। रेंज क्या लिख के दिया आपको, सॉरी कहाँ गया हमारा, रेंज आपको लिख के दिया जी, ये गिरेंगे 85 से 95%। कोई भी आप सिक्लिकल रख लें, एक हर हर कैटेगरी में ना एक या दो शेयर जो है ना एक कैटेगरी के होते हैं, इंतहाई फाइन शेयर्स होते हैं जिन पर डेट कोई नहीं होता। अभी चलें यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इस बात को। जो ना डेट फ्री शेयर्स होते हैं वो ना थोड़ा सा कम गिरते हैं। अगर ये जो आम सिक्लिकल हैं जैसे एच कार मैंने बताया, ये 85 से 95% गिरेगा ना, तो जो प्योर बहुत खूबसूरत शेयर होगा ना वो इनसे 10% कम गिरेगा, वो 75 से 85 के दरमियान गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा वो भी बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो हमारा प्यारा लकी शेयर, लकी उसमें आ जाता है। उसमें अगर हम बात करें ऑटो की तो उसमें हमारे पास मिलेट ट्रैक्टर आ जाता है। अगर हम उसमें बात करें मेडिसन की तो उसमें हमारा हाई नून आ जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, जो डिफेंसिव होते हैं ना वो देखो ये स्टॉक, आपने एक जी और जी स्टॉक जी खोला हुआ जी। था, थैंक अच्छा, ये पियोनियर हो गया, ये एच कार की एग्जांपल ली। तो मैं कह रहा था कि हर सेक्टर में ना एक दो शेयर्स जो है ना बहुत ही क्लास के शेयर्स होते हैं। जैसे हमारे पास सीमेंट सेक्टर में लकी है, ऑटो में हमारे पास इंडस मोटर्स है, या मिलर ट्रैक्टर्स है, या एटलस होंडा है, या सीमेंट में बेस्ट वे सीमेंट है। ये जो शेयर्स है ना ये बाकियों से कम गिरेंगे, ठीक है। अब ये क्लास कैसे पता लगेगी, क्लास का सिंपल सा फार्मूला है, दो चीज़ें बता देता हूँ, वही जो पहले हमने कही थी। एक, उस कंपनी पे डेट नहीं होगा, दूसरा उस कंपनी का पे आउट अच्छा होगा, हिस्टोरिकल पे आउट। बस यही क्लास है जो हमने पहले डिस्कस किया है। कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई जो है ना वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कहें कि अगर ये होगा तो वो होगा, नहीं, ये क्लास है, ठीक है। तो हर सेक्टर में कोई एक दो क्लासिकल शेयर्स होते हैं वो रिलेटिवली बाकियों से कम गिरते हैं, ठीक है। आप एफएफसी का देख लेते हैं, मैंने ये ज़रा डिफेंसिव है। आप ये देखें, ये इधर भी 56% गिरा था, इधर 62% गिरा था। तो इसकी जो आपको रेंज मिलेगी ना, ये यहाँ पे तो बहुत ही कम गिरा है, लेकिन जाहिर बात है कोई चीज़ जो है ना वो परफेक्ट नहीं होती, हम एक आइडिया ही दे रहे हैं। तो ये जो आम तौर पे गिरते हैं 60 to 75% गिर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो जो मैं कह रहा हूँ कि जो शेयर्स हैं जिनकी तो बिल्कुल हर चीज़ से आज़ाद हैं और वो उनका तो बाकी किसी चीज़ से मुकाबला ही नहीं है, वो नेस्ले और रफान मेज टाइप शेयर्स होते हैं। वो आमतौर पे हमारे यहाँ तो उनमें ट्रेडिंग लोग पसंद ही नहीं करते हैं, तो वो उनका जो है ना वो बहुत ही कम गिरते हैं, वो 55 से 65% गिरते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ना मैंने ये शीट बनाई थी, इसको दोबारा मैं आता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए, जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ हीनो की। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड निकाले हैं कि ये तो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं ना। ये देखें, ये यहाँ पे भी 90% गिरा था और यहाँ पे भी 87% गिरा है। तो पहले तो अगर ये चीज़ आपके जहन में है, आपको पता है, फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं पता थी तो पहले तो आप बिल्कुल हवा में थे ना, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। जैसे हर शहर में एक ज़ीरो पॉइंट होता है ना, हर चीज़ को वहाँ से मैयर करते हैं तो पता लग जाता है ये कितनी दूर है। तो ये जो है ना, ये अब आपको मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया कि आपने मैयर कहाँ से करना है और आपको कैसे पता लगेगा ये शेयर कहाँ पे गिरेगा, इसका जो गिरावट का सफ़र है ये कहाँ पे ख़त्म हो सकता है, आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे उसके।
बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो टेक्निकल एनालिसिस भी जो है ना वो सारा एग्जाम्पशंस पे चलता है, तो आप लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो हम बाद में बिल्कुल एक दफ़ा इकट्ठी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, और एक और कैटेगरी भी होती है, नहीं सॉरी मैं अच्छा इधर था, मैं हीनो की एग्जांपल दिखा दी। अच्छा, ये मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, ये मैंने किसी ज़माने में मेंटेन की थी, मैंने आपको बताया है कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज बनाई है, ये मैंने पहले भी दिखाई थी कि ये लास्ट एडिट वाज ऑन 21 अक्टूबर 2019, और ये शीट इससे पहले की मेरे पास बनी हुई थी। ये मैं सिर्फ लेटेस्ट वर्जन मेरे पास है, जो ओरिजिनल है वो मेरे से कहीं खो गया है, ये भी मिल गया तो अच्छी बात है। अब इसमें ना मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ इसकी पावर की। वैसे ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बाकी भी देख लीजिएगा। लेकिन ये ना मैंने 2000 का जो फॉल था और 2008 का जो फॉल था ना, उसकी बेस पे ना कुछ निकाले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कचरा है ना, ये देखें, ये मैंने 97, 94, 96%, ये तो तबाही फेर के रख देगा। ये 90% क्या, ये 99% भी गिर सकता है, ये याद रखिएगा। जो इंतहाई कचरा शेयर्स है ना, जैसे मैंने आपको एक दो दिखाए थे, ये तो 99% भी गिर सकते हैं अपने टॉप से, यानी कि 100 रुपये का शेयर 1 रुपये का भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ एग्जांपल मैं देख रहा था रैंडमली, तो मुझे हैरत हुई कि यार ये मैंने कैसे निकाला था। ये के एल, आई डोंट नो कि मैं किस जहन में था, मैंने इसका ना 0.85 निकाला हुआ था। और मैंने आज चेक किया, जब आपको लिए मैं ये बना रहा था, ये सारे मैंने आज चेक किए थे तो बनाए थे। तो ये देखें इसने लो क्या लगाया, इसने लो लगाया 1.8, और मैंने इधर 1.6 इसकी वैल्यू निकाली हुई थी। तो इतना करीब ये हो के गया है। ठीक है, जाहिर है कुछ दूर भी होंगे कुछ नज़दीक भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ना, आप इससे जो है ना, ये जो मैंने परसेंटेज का फार्मूला बताया है, इससे बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्टॉक जो है ना वो कितना फॉल करेगा। अच्छा, एक और बात भी होती है कि ये जो आप टॉप है वो कहाँ से ढूंढेंगे, टॉप कौन सा होता है। टॉप से बिल्कुल टॉप से मुराद टॉप ही है जो पिछले जो 10-12 साल में, सॉरी 8 का टॉप तो हमें पता है ना, उसके बाद वो जो क्रैश हो गई मार्केट, यानी कि वो साइकिल खत्म हो गया, जो उस क्रैश के बाद से शुरू हुआ है ना, जो टाइम पीरियड आप जो अभी तक हुआ है, उसके दरमियान जो भी सबसे हाई प्राइस है वो हो गई, चाहे वो किसी ने कंपनी ने 2014 में लगा लिया हो, चाहे 17 में लगा लिया हो, चाहे 18 में लगा लिया हो, जब भी लगाया होगा जो प्राइस है वही कंसीडर होगी उसकी हाईएस्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था, अब रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी है, लेकिन रिकॉर्डिंग है किधर। अच्छा, वो पहले ही चल रही है, हाँ चल।